3 बजे अंतिम संस्कार होगा लोधी रोड स्थित मोक्षधाम में। बेहद दुखद होता है इस तरह की खबर को अपने साथियों तक पहुंचाना। जैसे ही ब्यूरोक्रेसी में जानकारी साथियों द्वारा एक दूसरे को मिली, अधिकारियों को मिली, हर कोई विश्वास नहीं कर पाया, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है जब वो अस्वस्थ थे फिर भी उनको काम करते देखा गया। लेकिन जब तबीयत ज्यादा खराब हुई तब उनका इलाज चल रहा था और केंद्र में भी उन्होंने एनएचएआई में एक अहम भूमिका निभाई थी। और ऐसे में और ज्यादा जानकारी लेंगे उनके बारे में। और जिस तरह से सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में भी शोक सभा रखी गई है, तो हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा सुबह से लगातार बने हुए हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं और ज्यादा अपडेट के लिए। विकास जी, अब समझते हैं, खुद जानते हैं कि पूरे ब्यूरोक्रेसी में किस तरह से आज शोक की लहर है। उनको हर एक तरह से याद किया जा रहा है, अब यादों में है, लेकिन फिर भी और ज़्यादा जानकारी हम आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि जैसे कि जानकारी मिल रही है कि कई अधिकारी भी खुद ऊर्जा राज्य मंत्री दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। देखिए पूनम, आज सुबह जो खबर लेके आई, राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी, राजस्थान के एनर्जी डिपार्टमेंट और ख़ास तौर पर जो आलोक सर के साथ में जुड़े हुए जो लोग थे उनके लिए एक बहुत ही दुखद खबर। पिछले 1.5 महीने की बात करें तो सभी लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि वो जल्द लौटें। साथ में पल पल की उनकी अपडेट भी ली जा रही थी, लेकिन जो उनकी दुआएं हैं वो काम नहीं आ पाई। और आज अल सुबह कह सकते हैं 1:30 से 2 बजे के बीच की बताया जा रहा है कि जब आलोक जो हैं, एसीएस आलोक जो हैं, उन्होंने अंतिम सांस ली। ये जो क्षण है ये पूरी राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के लिए एक बहुत ही दुखद क्षण है। 93 बैच के आईएएस थे आलोक, जो कि राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के एक तेज तर्रार ऑफिसरों में उनकी गिनती थी। अगर बात करें डिसीजन मेकिंग की, अगर बात करें दृढ़ता की, अगर बात करें एक कर्तव्य निष्ठा की, तो इन सभी शब्दों पे पूरी तरह से खरे उतरने वाले अगर ऑफिसर थे तो वो एसीएस आलोक थे, जिन्होंने कि राजस्थान के ऊर्जा सेक्टर को पिछले अगर 1.5 साल की बात करें, 1.5 साल में जिस तरह के नए नए नवाचार किए वो अपने आप में देखने लायक है। और साथ में एक नज़ीर पेश की कि जब ऊर्जा सेक्टर जब काफ़ी संकट भरी स्थिति में थे, उसके बावजूद बगैर किसी वित्तीय सहायता के खुद ने इस तरह के प्रयास किए, खुद ने इस तरह के जो केंद्र की योजना है उनका इम्प्लीमेंटेशन किया, जिससे कि ग्रास रूट पर सेक्टर को एक नया जीवन, नई संजीवनी जो है वो मिल पाई है। इसके अलावा अगर बात करें आज की घटना की, तो सुबह जैसे ही जब एसीएस आलोक के निधन की सूचना मिली तो राजस्थान की पूरी ब्यूरोक्रेसी के अंदर काफ़ी शोक की लहर है। कई ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो कि सूचना मिलने के साथ ही दिल्ली रवाना हो चुके हैं। अगर हम बात करें ऊर्जा विभाग की, तो ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर जो है उन्होंने भी संवेदना व्यक्त किया और वो खुद जैसे सूचना मिली उसके साथ ही वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इसके अलावा अगर ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो जयपुर डिस्कॉम की सीएमडी आरती डोगरा, काफ़ी गहरा लगाव था उनके साथ, शायद ट्रेनी आईएएस जब वो लगी थी तब ही से वो उनसे जुड़ी हुई थी। और उसके बाद से अभी जो उनका काम करने का जो तरीका था, अभी जो उन्होंने सीखा 1.5 साल के अंदर, वो काफ़ी प्रभाव उनको था। वो खुद रवाना हुई है। इसके अलावा जेडीसी आनंदी जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हुए। इसके अलावा परिवहन सचिव हैं सुचित त्यागी, वो दिल्ली के रवाना हुए। इसके अलावा राजस्थान ऊर्जा विकास निगम और आईटी सर्विसेज के जो एमडी हैं ओम कसेरा, नथमल डिडेल राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के एमडी हैं नथमल डिडेल, वो दिल्ली के लिए रवाना हुए। इसके अलावा उत्पादन निगम के सीएमडी है देवेंद्र श्रृंगी, वो दिल्ली के लिए रवाना हुए। ये वो लोग हैं जो कि एसीएस आलोक साथ लगातार जुड़े हुए थे और टीम एनर्जी के रूप में ये पूरी टीम जो है वो काम कर रही थी। ये पूरी टीम सुबह जैसी सूचना मिली, एक कह सकते हैं बड़ा धक्का पूरी टीम को लगा और वो सभी लोग सुबह जैसी सूचना मिली उसके साथ ही दिल्ली रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा आज मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने की तरफ से जो सचिवालय के अंदर श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की गई, जो ब्यूरोक्रेट्स, क्योंकि सुबह पहले यह था कि 11 बजे के लगभग उनका अंतिम संस्कार होना है, उसको समय अब बदला है, 3 बजे के आसपास का समय उनका निर्धारित किया गया है। तो ऐसे में जो ब्यूरोक्रेट वहां जा नहीं पाए वो सभी लोग सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर इस वक्त मौजूद है। वहां पर कई ब्यूरोक्रेट जो है वहां मौजूद है, वो उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये वो क्षण है जो राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी को एक बड़ा झटका जो लगा है, जब 93 बैच के आईएएस है आलोक, वो हमारे बीच नहीं रह पाए और एक मैसेज वो देके गए हैं कि अंतिम क्षण तक काम, क्योंकि
बीमार थे, पिछले 3-4 साल से उनको कुछ दिक्कतें थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो अपनी बीमारी से उभरे और उसके बाद में 3 साल का जो बीच का गैप है, उस 3 साल के गैप के अंदर पूनम जी किसी को ये एहसास नहीं होने दिया गया कि वो बीमार है। उन्होंने जिस एनर्जी के साथ में काम किया, जिस ऊर्जा के साथ काम किया और एक टीम स्पिरिट लेके चलते थे। भले ही जो अधिकारी काम नहीं करने वाले हैं, जो अधिकारी कुछ है उनको नाराजगी व्यक्त करते थे, भले ही अपने शब्दों से वो कईयों को नाराज भी करते थे, लेकिन दिल के इतने साफ थे कि किसी भी अधिकारी का कागज के ऊपर कोई बुरा अगर उन्होंने नहीं किया, और कोशिश करते थे, समझाते थे, कहते थे कि अगर हम संस्थान में हैं, हम किसी सिस्टम में काम कर रहे हैं तो हमारी वहाँ एक पहचान होनी चाहिए। ये उनका ध्येय वाक्य था। अगर हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ अगर हमारी पहचान नहीं है तो वहाँ हमारा काम करना बेकार है। और इसी जज्बे को लेकर के वो एनर्जी डिपार्टमेंट में काम करते थे। और मैंने खुद ने देखा है 12-12, 14-14 घंटे, 16-16 घंटे वो सिटिंग दे करके काम करते थे। वो एक उनकी एक स्पिरिट थी, एक प्रेरणा थी जो हम सबको याद आएगी। और कह सकते हैं कि ऊर्जा सेक्टर के लिए एक बड़ी क्षति इस सूचना से मिली है कि ऊर्जा सेक्टर जिसको कि वो उनका एम था, पूनम जी मैं आपको बताना चाहूंगा, उनका एक एम था कि राजस्थान का ऊर्जा सेक्टर देश का पहली बार ऐसा ऊर्जा सेक्टर बने जो कि प्रॉफिट मेकिंग हो, और राजस्थान न सिर्फ सरप्लस बिजली के रूप में पहचाना जाए बल्कि राजस्थान की जनता को निर्बाध बिजली आपूर्ति, सस्ती बिजली आपूर्ति मिले। और इसी कंसेप्ट पर उन्होंने इस बार की जो टैरिफ याचिका दायर की उसके अंदर भी इस तरह के नवाचार जो उन्होंने किए थे। और ये पूरा एक उनका विजन था, लॉन्ग टर्म विजन था। और उनका कहना था कि कुछ समय के लिए ऐसी प्लानिंग नहीं होती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर अगर हम धरातल पर उतर के काम करते हैं तो उसके निश्चित तौर पर परिणाम आते हैं। हालांकि वो अपनी यात्रा को बीच में छोड़ के चले गए। हम उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने पथ दिखाया, जो उन्होंने रास्ता दिखाया, जो उन्होंने चीजें बताई है, उन पे अगर बारीकी से कह सकते हैं काम होगा, उनकी जो सोच थी उसके अनुकूल काम होगा, तो उनके जो एनर्जी के एक्सपर्टाइजेशन जो थे उसका फायदा जो है वो जरूर मिल पाएगा। जी बिल्कुल विकास जी, आपने बखूबी बताया। और जो आपने टीम का जिक्र किया, उनकी टीम को ऐसे ही टीम एनर्जी नहीं कहा जाता था। लेकिन इन सबके बीच में हम बात राजस्थान ब्यूरोक्रेसी की भी कर रहे हैं। तो अगर हम केंद्र की बात करें, NHAI के सदस्य वो रहे, NTMA में अतिरिक्त वो सचिव रहे, लेकिन बहुत कम ऐसे होते होंगे अधिकारी जिन्होंने डबल इंजन की सरकार में काम किया है ब्यूरोक्रेसी में। अगर देखा जाए तो वो भी ठीक लोकसभा चुनावों से पहले डिसीजन लिया गया था जब वो यहाँ पर आए थे। तो कितना महत्वपूर्ण रोल अदा किया था राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में, वो जो सामंजस्य था एक भारत सरकार का, एक राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में। देखिए पूनम जी, मैं इतना कहना चाहूँगा कि आलोक सर की पहचान उनका काम था। और पिछले दिनों केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जब जयपुर आए थे और मुख्यमंत्री की साथ में मौजूद बैठक के जब उन्होंने बात की, तब उन्होंने पूरी मीटिंग के बीच में कहा था कि आपके पास आलोक जी हैं और ये वो शख्स है जो कि एनर्जी के अंदर काफ़ी नवाचार करते हैं, इनके जो सुझाव है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और उस दिन उनको उस दिन शाम को जब मेरी उनसे बात हुई तब उन्होंने कहा था कि ये उनका बड़प्पन था कि उन्होंने मेरी तारीफ की। लेकिन वो मैं दोबारा वापस वही शब्द कहना चाहूँगा, उनका हमेशा ये कहना था कि हम जहाँ काम करते हैं, जैसे काम करते हैं, वहाँ हमारी अलग अलग पहचान होनी चाहिए। और उसके लिए चाहे हमको कितना भी काम करना पड़े, और साथ में टीम को अगर हम मोटिवेट नहीं कर सकते हैं तो फिर हमारा उस जगह बैठना बेकार है। तो ये वो उनका ध्येय वाक्य था। और जिस तरीके से वो चीज़ों को पकड़ते थे, जिस तरह से चीज़ों को कह सकते हैं सेक्टर की जो बिंदु थे उनको पकड़ते थे, चाहे बात करिए नवाचार के लिए वो जाने आते थे। देखिए NHAI में जब थे तो हेम मॉडल NHAI में सक्सेसफुल उन्होंने लागू किया, बिजली कंपनी में भी हेम मॉडल को लागू करने का उन्होंने प्रयास किया। हालांकि जब वो बीमार पड़े, जब अप्रैल के महीने में जब उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी, तब टेंडर फाइनल होने वाले थे। 33,000 करोड़ के आसपास के टेंडर हैं और ये पूरा फाइनल शेप में आने वाला था। लेकिन उससे पहले ही जो दुखद घटना आई, उससे पहले चीजें इस तरह से ट्रैक पे आ पाई कि वो उसको अमली जामा पहना सके। लेकिन उनकी प्लानिंग थी, आप देखिए किस तरह की प्लानिंग थी कि मैं आपको रोकना चाहूंगी विकास जी, क्योंकि खुद ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल नागर जी, आज बहुत दुखद दिन है और ऐसे में वही चर्चा हम विकास शर्मा जी से भी कर रहे हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर से। लेकिन आप दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और 3 बजे अंतिम संस्कार भी होना है, तो शायद आप पहुंच पाएंगे तब तक अंतिम विदाई के लिए। मैं रवाना हो गया हूँ और जो समाचार मिला है वो निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है जी। आलोक जी ने ऊर्जा के क्षेत्र में जो
काम किए हैं वो निश्चित रूप से आगे की योजनाएं सोच करके उन्होंने जो प्लानिंग करी है जी। और वो इतने कर्मठ, इतनी उनकी कार्य करने की क्षमता थी, कर्तव्यनिष्ठ थे कि जो काम करने का दिमाग में सोच लिया तो उसको पूरा नहीं होता, वहां तक वो बैठते नहीं थे चैन से, उनके पीछे लगे रहते थे और अधिकारियों को भी निरंतर मॉनिटरिंग करके और उनको उसमें सक्रिय रखते थे। और ये ऊर्जा विभाग में एक बहुत बड़ी क्षति है, इसकी पूर्ति करना तो संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने जो काम किए हैं उसको हम आगे भी आगे बढ़ाते रहेंगे और इस विभाग में उनकी जो काम करने की जो इच्छा थी, उनकी जो मन में जो योजनाएं थी उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि जो आप कह रहे हैं वो उनके जो साथी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए ये मजबूती प्रदान करेगा। उनकी टीम को टीम एनर्जी कहा जाता था, लेकिन अब वो शायद एनर्जी थोड़ी सी लो हो जाएगी, लेकिन उस एनर्जी को फिर से जीवंत करना है, जैसे कि आपने कहा कि उनके कामों को आगे बढ़ाना है। तो सर उस उद्देश्य को हम आगे देख पाएंगे? बिल्कुल, हम जो उनकी योजनाएं उनको धरातल पर उतारने के लिए पूरा विभाग काम करेगा और हम लगातार ऊर्जा का एक ऐसा क्षेत्र है जी। जो जिसमें सतत हमें आगे बढ़ना है और बहुत ज्यादा प्रयासों के साथ आगे बढ़ना है। तो निश्चित रूप से जो कंसेप्ट था उसको भी आगे बढ़ाएंगे। ऊर्जा क्षेत्र में उनकी कमी की पूर्ति करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उनकी पूर्ति के लिए हम और अधिक अच्छे सोच के साथ काम करें, उन योजनाओं को आगे बढ़ाएं और एक जितने भी हमारे चाहे वो ब्यूरोक्रेट हैं उनमें भी उनके प्रति आम जन में भी जो उनसे संपर्क में थे उनमें भी यही था कि वो जो भी सोच लेगा कि ये करना है तो उसको केवल सोच पे नहीं रखते थे, उसको धरातल पर उतारने के लिए पूरा परिश्रम करते थे, पूरा प्रयास करते थे और लगन के साथ काम करने की एक अलग ही उनमें इच्छा शक्ति थी। ऐसे शख्सियत निश्चित रूप से जो हमें आज क्षति हुई है उसको, उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की ईश्वर शक्ति भी प्रदान करे और हमारा विभाग भी प्रयास करेगा कि उनके जो योजनाएं उन्होंने शुरू करी है उनको हम आगे बढ़ाते हुए पूरी निष्ठा से और काम करने के लिए। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं और इन्हीं कामों के जरिए ही उनको हमेशा याद भी रखा जाएगा। हीरालाल जी, बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर ये जानकारी देने के लिए, क्योंकि कितना महत्वपूर्ण होता है। खुद ऊर्जा राज्य मंत्री कह रहे हैं कि उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, वो जो क्षति हुई है उसकी भरपाई हम कैसे करेंगे, लेकिन उनके किए गए कामों को याद करके, उनके जो निर्देशानुसार जो धरातल पर काम किए गए थे, जो उनकी योजनाएं थी, उनके विकास के दायरे को आगे बढ़ाया जाएगा और ऐसे ही उनको याद किया जाएगा। और लगातार हम चर्चा भी कर रहे थे और एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी ये दुखद खबर है। नहीं रही अतिरिक्त मुख्य सचिव एनर्जी आलोक। पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे एसीएस आलोक। आपको बता दें कि दिल्ली स्थित आवास पर देर रात अंतिम सांस ली है। 1993 बैच की सीनियर आईएएस ऑफिसर थे आलोक। बूंदी, सवाई माधोपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में कलेक्टर समेत कई अहम पदों पर आलोक रह चुकी हैं। ऊर्जा इंफ्रा की बात करें तो ऐसे मामलों के एक्सपर्ट के रूप में आलोक की पूरे देश भर में पहचान थी। एसीएस आलोक की असमय निधन की सूचना से समूचे ब्यूरोक्रेसी में शोक का माहौल है, दुख की लहर है। लगातार हम आपको जानकारी दे रही हैं। सीनियर आईएएस ऑफिसर थी 1993 बैच की और उनकी निधन की सूचना मिलते ही ब्यूरोक्रेसी में शोक की लहर है। उनकी ऊर्जा इंफ्रा मामलों में एक्सपर्ट के रूप में देश भर में पहचान थी। एसीएस आलोक की असमय निधन की सूचना से ब्यूरोक्रेसी में शोक की लहर। और देखिए, क्योंकि बीमार चल रहे थे तो खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कई बार उनकी तबीयत को लेकर उनका हालचाल पूछा था, लेकिन ये शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इतनी जल्दी वो इस दुनिया को अलविदा कह जाएंगे। हालांकि बीमार चल रहे थे और उनके कार्यों की जब बात करते हैं तो हमेशा उन्हें याद किया जाएगा जो वर्किंग स्टाइल उनका था। हमेशा एक अलग एनर्जी के साथ वो कार्य करते थे और उनके काम जो उन्होंने किए वो लोगों के दिलों में आज तक जिंदा है।
जिस तरह की कार्य प्रणाली थी, क्योंकि कहते हैं कि आपका जो काम होता है, जो आपका कार्य होता है, वो आपकी पहचान होता है और ये वो जानते थे, इसीलिए अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते थे। एक ऐसे ऑफिसर जिनसे न जाने कितने लोग मोटिवेट हुआ करते थे। तो सीनियर आईएएस ऑफिसर थे और बीमार भी चल रहे थे। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई बार जो है उनसे हालचाल पूछा था। अब 3 बजे अंतिम संस्कार होगा। तो बेहद दुखद ये खबर है। एसीएस एनर्जी आलोक के निधन की सूचना मिलते ही ब्यूरोक्रेसी में शोक का लहर। कल दिल्ली के बीकानेर हाउस में श्रद्धांजलि सभा होगी। 4 जून को परिवार के लिए सदस्य बिहार के लिए रवाना होंगे। तो महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि कल दिल्ली के बीकानेर हाउस में श्रद्धांजलि सभा होगी। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। विकास जी, बहुत ज्यादा दुखद खबर है और हमेशा उन्हें याद किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले विकास जी उनकी कार्य प्रणाली पर फोकस करेंगे। किस तरह का वर्किंग स्टाइल था? देखिए, बिल्कुल एसीएस आलोक किसी पहचान के मोहताज नहीं थे और उनकी जो वर्किंग थी वो अपने आप में कह सकते हैं तेज तर्रार ऑफिसर और साथ में रिजल्ट ओरिएंटेड ऑफिसर के रूप में उनकी पहचान थी। और जिस तरह से असमय उनकी जो निधन हुआ है उससे पूरी ब्यूरोक्रेसी के अंदर कह सकते हैं बहुत ही निराशा का भाव है। तकरीबन अभी भी उनकी जो सर्विस है 1.5 साल की उनकी सर्विस बची हुई थी और 1.5 साल सर्विस में उनका प्लान यही था कि जो ऊर्जा सेक्टर है उस ऊर्जा सेक्टर में एक नए नवाचार करके और इसको एक नई दिशा दी जाए। और खासतौर पर उनकी जो पहचान थी वो इंफ्रा, ऊर्जा, इन तरह के सब्जेक्ट जो थे उनमें काफ़ी पहचान थी। चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, हर जगह उन्होंने इन सेक्टरों में काम किया और काम करने के साथ ही उनमें अपनी एक अलग पहचान बनाई। बात करें एनएचआई की तो एनएचआई के अंदर वो सदस्य रहे। उसके बाद में उन्होंने एनएचआई के अंदर हेम मॉडल पर जो सड़कों को लेकर प्लानिंग की वो अपने आप में नज़ीर बनी सभी के लिए। उसके अलावा ऊर्जा सेक्टर में उनका खास लगाव था। अगर बात करें 2013-14 की तो भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार थी, उस वक्त भी सचिव के रूप में एनर्जी सेक्टर में उनको जिम्मेदारी दी गई थी और कुछ ही समय में उन्होंने एक प्लानिंग उन्होंने उस वक्त भी की थी। और उसके बाद में दिल्ली गए, दिल्ली भी उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में अलग अलग विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। और उसके बाद में वापस जब इस बार वो जब लौटे हैं उसके बाद में आप देखिए कि अभी मैं आपको पहले ताज़ा अपडेट दे दूं। आप देखिए विजुअल्स में देख सकते हैं कि अभी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है सचिवालय के अंदर। और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने के साथ ही जो अधिकारी है जो दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे वो सभी लोग सचिवालय के अंदर मौजूद हैं। सचिवालय में उन्होंने श्रद्धांजलि सभा जो है उसमें शिरकत की और सभी ने जो एसीएस आलोक है उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। आप देख सकते हैं विजुअल्स के अंदर तमाम जो राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी हैं वो सभी लोग वहां पहुंचे हैं सचिवालय में और वहां उन्होंने श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए हैं। जी बिल्कुल विकास, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जयपुर से। ये लाइव तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा रही हैं जो दिल्ली नहीं पहुंच पाए। देखिए वो किस तरह से यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हैं और सचिवालय से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक ऐसा चेहरा जिसको हमेशा याद किया जाएगा। जब हम एक मोटिवेटेड पर्सन की बात करते हैं तो आईएएस आलोक का नाम हमेशा आएगा, लेकिन ये तस्वीरें जयपुर के सचिवालय से और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखिए लोगों से कितना ज़्यादा जुड़ाव था। जो लोग दिल्ली नहीं पहुंच पाए हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं सचिवालय में। श्रद्धांजलि सभा का जो आयोजन है वो यहाँ पर आईएएस एसोसिएशन की ओर से ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में शोक सभा, मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित कई ब्यूरोक्रेट्स ने जो है श्रद्धांजलि दी है। लगातार विकास भी हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, अभी आप उनके कार्य की बात कर रहे थे कि किस तरह से कार्य वो करते आए हैं, लेकिन इस पूरे विभाग को अगर विकास समझे, क्योंकि लंबे समय से आप इस विभाग को देखते भी हैं, उनके आने के बाद उन्होंने जब जिम्मा संभाला तो क्या कुछ बदलाव, एक पॉजिटिव चेंज की हम बात करते हैं, वो कितना चेंज वो लेकर आ पाए? देखिए मैं आपको पहले तो अपडेट कर दूं। कल बीकानेर हाउस के अंदर शोक सभा का आयोजन किया जाएगा जिसमें कि आज जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहे उन सभी लोगों के लिए कल शोक सभा जो है उसमें शामिल हो सकते हैं। और उसके बाद में परसों यानी कि 4 तारीख को उनका परिवार जो है बिहार के लिए रवाना हुआ। मूल रूप से बिहार के रहने वाले, पटना के रहने वाले थे एसीएस आलोक और उन्होंने जब नौकरी में ज्वाइन की 1993 के अंदर जब वो आईएएस में उनका चयन हुआ, उसके बाद में राजस्थान की धरा पर उन्होंने जिस तरह से काम किया, 5 जिलों के अंदर वो कलेक्टर रहे हैं। बात करें महत्वपूर्ण जिले उदयपुर में, कोटा के अंदर, उसके अलावा
सवाई माधोपुर के अंदर कलेक्टर रहे हैं, इसके अलावा बूंदी के अंदर कलेक्टर रहे हैं, और ये जो कलेक्टरशिप रही है, जिन जिन जिलों में वो कलेक्टर रहे हैं उन सभी जिलों के अंदर उनकी एक अलग पहचान रही है। और जब कलेक्टर के बाद में जब उनका जब आगे पहुंचे, उसके बाद में सचिव के रूप में, ऊर्जा सचिव के रूप में उन्होंने काम किया। उसके बाद में दिल्ली चले गए, दिल्ली जाके उन्होंने दिल्ली में भी एनर्जी सेक्टर में, NHI में, अलग अलग सेक्टर्स में काम किया, और उसके बाद में वापस से राजस्थान में लौटे थे। पिछले अगर 1-1.5 साल की बात करें तो उनका सीधा फोकस यही था कि राजस्थान के ऊर्जा विभाग को आत्मनिर्भर बनाया जाए, और साथ में डिपेंडेंसी, जो घाटे से जूझ रही बिजली कंपनियां, उनको किस तरह से घाटे से उभारने के साथ ही उनको प्रॉफिट मेकिंग की तरफ ले जाया जाए। इसी उद्देश्य से उन्होंने कई तरह के नवाचार किए। बात करें केंद्र की योजना कुसुम योजना, राजस्थान के लिहाज से, राजस्थान के किसान के लिहाज से, राजस्थान के कह सकते हैं उन कृषकों के लिहाज से जिनको हमेशा कहा जाता था, गरीब तबके के जो लोग हैं उनको कहा जाता था कि उन लोगों को निवेश करने के लिए, उन लोगों को व्यापार करने के लिए, और वो व्यापार भी वो जो उनके कभी जिसने सोचा नहीं था कि किसान बिजली की खरीद फरोख्त का व्यापार करेगा, इस तरह के व्यापार से जोड़ने के लिए उन्होंने नवाचार किए। केंद्र की कुसुम योजना जो है उसको ग्रास रूट पर इंप्लीमेंटेशन किस तरह से किया जाए, और उस इंप्लीमेंटेशन में भी ये स्थिति पैदा कर दी कि पहले जो स्थिति होती थी कि सोलर प्लांट लगाने के लिए बिजली कंपनियों को आग्रह करना पड़ता था, उन सोलर प्लांटों की स्थिति यह पैदा कर दी कि एक एक प्लांट के ऊपर 10-10, 15-15 लोग इच्छा शक्ति जता करके काम करने के लिए आने लगे। और यही वजह थी, कंपटीशन बढ़ा, बिजली की टैरिफ बढ़ी और कम हुई, और कम करने के साथ ही अब जो बेस टैरिफ है 3 रुपए 4 पैसे की कुसुम योजना के अंदर टैरिफ आ गई, जो अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है बिजली कंपनियों के लिए। कहाँ 10-10 रुपए, 12-12 रुपए में बिजली खरीदने की नौबत आती थी, वो उसको डिसेंट्रलाइज करके कि क्यों नहीं बिजली का जो प्रोडक्शन है वो इलाकेवार किया जाए, वहीं के लोगों को, किसानों को बिजली दी जाए, और वहीं का किसान बिजली पैदा करे, वहीं के किसानों को बिजली दी जाए, और दिन में बिजली दी जाए। तो इस तरह का विजन था। उस विजन को, जो केंद्र सरकार की योजना थी, इसको इंप्लीमेंट करना, और इंप्लीमेंट भी इस तरह से करना कि लोगों के दिलो दिमाग के अंदर वो चीज बैठ जाना कि नहीं, इस क्षेत्र में हमको काम करना है। और यही वो नजीर है कि 5000 मेगावाट की जो सोलर परियोजना है, कुसुम की जो परियोजना है, उसका आवंटन राजस्थान के लिए हुआ नॉन DCR के अंदर। उसके अलावा कुसुम ए कंपोनेंट में भी राजस्थान को अव्वल दर्जे का स्थान मिला। पूरे देश भर की बात करें तो 60 से 70% कुसुम के प्लांट जो है वो राजस्थान में लगने की बात सामने आई है। उसके अलावा उसके लिए जो स्वीकृति केंद्र सरकार जारी, क्योंकि केंद्र में लंबे समय तक वो रहे हुए थे, तो केंद्र से समन्वय स्थापित करने में, आप देखिए जब कोयले की किल्लत की बात आई थी, कि जब हमारे प्लांटों में कोयले की दिक्कतें आने लगी थी, तब खुद आलोक जो है, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में आलोक ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ में संपर्क किया, दिल्ली में संपर्क किया, और एक कह सकते समन्वय की भूमिका निभाते हुए राजस्थान के जो पावर प्लांट है उनमें कोयले की किल्लत को पूरी तरह से समाप्त करने का काम जो किया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो ACS आलोक का रहा है। अगर हम बात करें इस पूरे घटनाक्रम की, तो आप देखिए राजस्थान के पावर प्लांट में आज 40 से 50 दिन का कोयला है, जबकि पहले 1 से 2 दिन के कोयले की बातें सामने आती। तो ये जो स्टॉक मेंटेन करना है, पावर प्लांटों को किस तरह से मैनेज करके चलाना है, किस तरह से जो दूसरे राज्य की सरकारें हैं वहां पर किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है कि वो हमको हमारी जरूरत के हिसाब से कोयले उपलब्ध कराए, इसके अलावा केंद्र में समन्वय स्थापित करना, ये तमाम तरह की जो चीजें थी, इन सब में आलोक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इसी वजह से उनका नाम ऊर्जा सेक्टर के लिए एक बहुत ही बड़ा नाम हो गया था। और जब वो बीमार पड़े, देखिए इंदु 2 महीने का समय बीता है जब वो बीमार पड़े, जब वो बिस्तर पे गए, और उससे पहले उनकी एनर्जी को देख करके, उनके हाव भाव को देख के, उनके चेहरे को देख के, उनके किसी भी एंगल से वो नहीं लगते थे कि वो किसी स्तर पे बीमार है। उन्होंने अपनी बीमारी को किसी भी स्तर में खुद पे हावी नहीं होने दिया। वो लगातार काम करते थे, वर्कोलिक थे, 16-16 घंटे काम करते थे, और रात को 12-12, 1-1 बजे तक भी अगर उनसे कोई क्वेरी की जाती थी उसका रिप्लाई वो व्हाट्सएप पे देते थे। इतनी एक्टिवनेस उनमें थी। और सबसे बड़ी बात है कि लो प्रोफाइल अफसर थे, वो कभी भी कह सकते हैं खुद का बखान करने के लिए या फिर मीडिया में आने के लिए कभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि वो को पॉजिटिव उनके वो बस सिर्फ काम पर फोकस रखते थे। यही वो वजह है कि ऊर्जा सेक्टर में उनके जो काम है, उनके नवाचार है, उनकी जो कह सकते हैं, अभी मैं ताजा जानकारी देना चाहूंगा, हाल ही में बिजली कंपनियों ने जो टैरिफ याचिका दायर की, इतिहास में पहला मौका है जब बिजली कंपनियों की टैरिफ के अंदर बिजली की टैरिफ किसी स्लैब के अंदर कम करने का प्रस्ताव दिया गया। हमेशा बिजली कंपनियां टैरिफ को बढ़ाने का प्रस्ताव देती थी, पहली बार ऐसा हुआ है राजस्थान के इतिहास में। बिजली कंपनियों के 25 साल के जो बिजली कंपनियां स्थापित करे हुए 25 साल का जो कार्यकाल है,
इस 25 साल के कार्यकाल में पहली बार ऐसा मौका आया जब बिजली की टैरिफ को एक स्लैब में कम करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। उसके पीछे उनका मकसद यही था कि स्लैब इस तरह से होनी चाहिए कि लोगों को समझ में आए और साथ में लोगों में ऊर्जा बचत का संदेश भी जाए। तो अलग अलग स्लैब, जो 4 से 5 स्लैब बनी हुई थी, उनको कम करके 3 स्लैब में डालने का प्रस्ताव भी उन्होंने जोड़ा। इसके अलावा बात करें जो 150 यूनिट बिजली फ्री देने की बात थी, उसका जो पूरी योजना का खाका जो है वो उन्होंने तैयार किया। और उन्होंने देखिए बिना वित्तीय बर्डन के इस योजना को इंप्लीमेंटेशन करने का पूरा खाका तैयार किया। हालांकि वो उसको धरातल पर उतार नहीं पाए। ये दो तस्वीरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। सचिवालय में श्रद्धांजलि किस तरह से यहाँ पर दी गई, जयपुर से तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। दूसरी तस्वीर की बात करें तो दूसरी तस्वीर है दिल्ली की। एसीएस आलोक के आवास पर शोक है। लोगों का आना जाना जो है वो यहाँ पर जारी है, क्योंकि सभी के प्रिय थे, सभी के दिलों में रहते थे। जिस तरह से वो कार्य करते थे वो तो था ही, लेकिन लोगों से भी उनका जुड़ाव जो है वो यहाँ पर रहता था। बहुत शुक्रिया विकास, आपने जानकारी दी और समझाया कि किस तरह से उनका वर्किंग स्टाइल यहाँ पर आ, कैसे उन्होंने शुरुआत यहाँ पर की। और देखिए सचिवालय से भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन यहाँ पर। साथ ही एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर ऋतुराज, जो देखिए लगातार हम अभी विकास से भी बात कर रहे थे, इसी सालों की वर्किंग स्टाइल की भी, और लोगों के बीच में किस तरह से जो जुड़ाव है उनका रहा है, और आज सचिवालय में भी श्रद्धांजलि सभा हुई। डॉक्टर ऋतुराज, देखिए इंदु, जो आज के जो प्रस्तावित मुख्य सचिव के बैठक का कार्यक्रम था वो स्थगित करके और श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर आयोजित की। IAS एसोसिएशन की ओर से श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई और सभी ने एक स्वर में जो दिवंगत आत्मा है उनको श्रद्धांजलि दी। IAS आलोक जो कि सीनियर IAS हैं, मृदुभाषी मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। और ये श्रद्धांजलि देते हुए उनके कामों को याद किया गया। उनके जो ऊर्जा विभाग में विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने जो भूमिका निभाई उस काम को याद किया गया। जो ऊर्जा को लेकर जो सुधार आदि किए गए उसको लेकर यहाँ पर याद किया गया। और जो ऊर्जा के विशेषज्ञ के तौर पर उन्हें जाना जाता था वो तमाम कामों को याद किया गया। सबसे अहम बात जो सारे ब्यूरोक्रेट्स ने कही कि वो अपने मिलनसार व्यक्तित्व के चलते जब कब भी काम, कैसे भी जो भी काम हो, उनकी खुद की सर्विस डिलीवरी तो अच्छी थी ही, साथ ही साथ जो और भी काम हो तो वो आसानी से मिलनसार व्यक्तित्व के कारण और कभी अपने सीनियरिटी का बेजा इस्तेमाल ना करते हुए आसानी से उन्होंने काम करवाया। और उसके साथ ही एक तालमेल देखने को मिला हमेशा ब्यूरोक्रेसी में, क्योंकि सामान्य तो थे ही वो सीनियर IAS होने के चलते, तो निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति IAS एसोसिएशन की ओर से बताया गया। खुद मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने भी इस पर जो गौर करते हुए कहा कि निश्चित रूप से सारी ब्यूरोक्रेसी के लिए अपूर्णीय क्षति रही है और एक महान दिवंगत आत्मा को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई। जो पूरा व्यक्तित्व रहा उनका, उसमें ऊर्जा के रूप में अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ साथ उन्होंने विभिन्न भूमिकाएं निभाई। यहाँ तक कि जो एनर्जी एफिशिएंसी का एक बड़ा आयोग है जो केंद्र में है, वो भी वहाँ पर उन्होंने भूमिका निभाई। विद्युत विनियामक आयोग में भी जब भी इसका गठन का स्वरूप लिया जा रहा था तब भी उन्होंने काफी भूमिका निभाई थी। और क्योंकि एक विशेषज्ञ के तौर पर जाने जाते थे, तो जो बेहतर प्रबंधन बिजली कंपनियों का किस तरह से हो, इसे लेकर इस पर पूरी रूपरेखा उन्होंने तैयार करते हुए और रूपरेखा के साथ साथ जो पूरा प्रबंध की वहाँ पर क्षमता थी वो इस्तेमाल वहाँ पर की और इस तरह से गठन किया गया। और फिर उसके बाद ऊर्जा सुधारों को एक के बाद एक मूल रूप दिया गया, तो उसे लेकर यहाँ पर बात कही। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ऋतुराज जानकारी के लिए।